हमारा जो चैप्टर है, मुझे चैप्टर का नाम बताओ क्या है? 15 चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। बच्चा, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट पढ़ रहे थे तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एक फाइनेंस सिस्टम होता है, उसमें 3 चीजें होती है, जिसमें वो 3 चीजों में फाइनेंशियल मार्केट था, फाइनेंशियल प्रोडक्ट था और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सारी चीजें समझने के बाद हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट समझ गए। अब एक टॉपिक आपका रह गया था, दैट वाज डेरिवेटिव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए, डेरिवेटिव वर्ड इससे पहले भी आपके एसएलसीएम में आ चुका है स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। चलिए समझते हैं। डेरिवेटिव वर्ड जो है, इसका खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। ये ड्राइव होता है किसी और पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव एक डॉक्यूमेंट है। डेरिवेटिव एक डॉक्यूमेंट है, या फिर मैं बोलूं डेरिवेटिव एक इंस्ट्रूमेंट है। टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट बोलते, अदरवाइज जनरल भाषा में बोलूं तो ये क्या एक डॉक्यूमेंट है। डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक डॉक्यूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो दो पार्टीज के बीच में हो रही है। लेकिन जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसी और चीज पर बेस्ड होती है। डेरिवेटिव आर द कॉन्ट्रैक्ट्स which derive value from the value of the one or more other assets. डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक डॉक्यूमेंट है जो दो पार्टी के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी ना किसी एसेट्स को लेकर हो रहा है। उस एसेट्स की वैल्यू पे बेस्ड होता है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट। उन सारे कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो एसेट्स पे बेस्ड है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा? अंडरलाइंग एसेट्स। ये वर्ड टेक्निकली यूज होता है, दैट मीन्स कुछ नहीं, अदर एसेट्स की बात हो रही है। ठीक है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी एसेट पे बेस्ड होता है, उस एसेट की वैल्यू पे बेस्ड होता है। एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, एसेट की वैल्यू मतलब कि स्टॉक की वैल्यू या फिर बॉन्ड की वैल्यू। करेंसी, करेंसी क्या होता है बच्चा? एक्सचेंज रेट होता है। $1 के बदले रुपया हमारा 80, 81, 82 ये होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू। कमोडिटी, कमोडिटी मतलब क्या? वीट, राइस, सीड्स, ये सारी चीजें कमोडिटी। ठीक है, मेटल हो गया, इवन क्या बोल दिया? इंटेंजिबल एसेट भी, एक्सेट्रा। क्या ये बात समझ में आ रही है? वापस, डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा? एक कॉन्ट्रैक्ट है पार्टीज के बीच में, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। इसकी जो वैल्यू है डिपेंड करती है किसी और अदर एसेट्स में। एग्जाम्पल देके बता दे वो अदर एसेट्स क्या क्या है। एग्जाम्पल एक्सेट्रा दे दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है किस पे बच्चा? कॉपर को लेकर। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कॉपर पे किया जा रहा है, तो कॉपर एक एसेट हो गया, तो उसकी जो प्राइस होगी उस पर डिपेंड होगा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट। बच्चा, दोनों पार्टी के ना अपने अपने अजम्पशंस होते हैं। दोनों पार्टी के क्या होते हैं? अपने अपने अजम्पशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में बच्चा, एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना। दोनों के अपने अपने ओपिनियन है। एक को लग रहा है नहीं आगे चल के मार्केट में है ना शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, दूसरे को क्या लग रहा है बच्चा जो बेच रहा है कि भैया वैल्यू नीचे हो जाएगी। तो दोनों की अपनी अपनी सोच है, तो इसी सोच पे बेस क्या होता है बच्चा? कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मानसी और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मानसी को लग रहा है कि दीदी ये वैल्यू ना कम हो जाएगी, मैंने कहा कि लगी शर्त बढ़ जाएगी। तो जो ये हम शर्त लगा रहे हैं ये एक तरीके से क्या हो गया? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, कि भैया शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, मैं बोल रही हूँ, मानसी बोल रही है कम हो जाएगी। शर्त मैं जीत गई, तो शर्त मैं जीत गई तो बदले ये मुझे पैसे दे देगी। तो जो वो शर्त लगती है वो बस लीगल सिस्टमैटिकली हो रहा है, दैट वाज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए अब बच्चा, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो ये डॉक्यूमेंट होता है इसके टाइप्स बताए, लेकिन पहले मैं आपकी बुक में एक बार रीड करवाती हूँ। ठीक है, चलिए, डेरिवेटिव सबसे पहले बॉक्स में दे रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव? डेरिवेटिव एक क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, derive its value from the underlying assets. These underlying assets, stock, bonds, currency, commodity, metal, even intangible asset like क्या लिखा है? स्टॉक इंडाइस, इंडाइस मतलब इंडेक्स है। ठीक है, स्टॉक के इंडेक्स सेम लिखा है। डेरिवेटिव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ब्रैकेट यहां से मैंने ओपन करके यहाँ पे एंड कर दिया। अलग अलग टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या लिखा है बच्चा? फ्यूचर। फिर क्या लिखा है? ऑप्शन। फिर क्या लिखा है? स्वैप, देन कैप्स, देन फ्लोर, देन कॉलर्स, फिर क्या लिखा है? एक्सेट्रा। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सारे के सारे टाइप्स नहीं है। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो बच्चा, मैं आपको कितने टाइप्स पढ़ाने वाले हूं? 3। मैं आपको कितने टाइप्स पढ़ाने वाले? 3।
सबसे पहले फ्यूचर वाला डेरिवेटिव पढ़ाने वाली हूँ, ऑप्शन वाला डेरिवेटिव पढ़ाने वाली हूँ, और बच्चा फॉरवर्ड वाला डेरिवेटिव भी पढ़ाऊंगी, लेकिन स्टिल ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन क्योंकि बेस आपको मुझे समझाना है इसलिए फॉरवर्ड मैं समझाऊंगी। तो सिलेबस में तो हैं दो ही, सिलेबस में कितने दे रखे हैं, फ्यूचर और ऑप्शन, लेकिन मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, लेकिन होते कितने हैं, बहुत सारे, क्योंकि देखो एक्सेट्रा लिखा है। हम डेरिवेटिव पढ़ रहे, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, नाम दे दिए, लेकिन हम पढ़ेंगे मात्र, पढ़ाऊंगी तुम्हें 3, लेकिन आपके सिलेबस में कितने बच्चा, 2। इन दोनों में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो चलो पहले थ्योरी समझे फिर प्रैक्टिकल समझेंगे। अभी बेस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया। चलो अब 2 चीजें मुझे समझानी है, लेकिन ये तो मैं एक्स्ट्रा समझा रही हूँ, तो शुरुआत इसी से करेंगे। नॉट इन सिलेबस मैंने साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। चलिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक टाइप का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। एक टाइप का क्या बच्चा, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब थोड़े मेरे एग्जाम्पल को समझना। एक तरफ हमारा किसान है, एक तरफ मेरा किसान है। किसान को बहुत टेंशन होती है, बच्चा आज बीज बोऊंगी तो क्या कल पैसा मिल जाएगा। बीज बोना है, पानी देना है, खाद देना है, 6 महीने बाद, 6-7 महीने बाद भैया वो बीज एक फल देगा, गेहूं चावल होंगे, फिर उसकी कटाई करना है, मार्केट में लेकर जाना है, फाइनली मार्केट में जाके फिर क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और मार्केट में पता चलेगा भैया मेरी जो वो बीज लगाए थे उसके दाम क्या है। तो किसान को हमेशा टेंशन रहती है, किस चीज की टेंशन रहती है, कि भैया दाम या तो ऊपर हो सकते हैं या तो दाम नीचे हो सकते हैं। किसान को बड़ी टेंशन है, तो वो अपनी टेंशन को कम करने के लिए एक अग्रीमेंट करेगा। किससे अग्रीमेंट करेगा बच्चा, ब्रोकर से। फार्मर को डर है, अगर बढ़ जाएगा तो टेंशन नहीं है ना, अच्छी बात है, लेकिन उसका डर क्या है कि मार्केट में रेट मेरे गेहूं के कम हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल में उसने कह दिया कि भैया मैं ब्रोकर के साथ हाथ मिला लेता हूँ, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। फ्यूचर में ब्रोकर ने बोला, ब्रोकर को क्या लग रहा है, उसने खुद का दिमाग लगाया। ब्रोकर को लग रहा है जो ये चीज है ये आगे चल के क्या होने वाली बच्चा, महंगी होने वाली है। किसान को क्या लग रहा है, आगे चल के क्या हो जाएगा, सस्ती हो जाएगी। अब आप कहोगे दीदी मान लो ब्रोकर को भी लग रहा है कि भैया सस्ती हो जाएगी, तो वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अभी मेरी सिचुएशन में दोनों के जो अजम्पशंस है ऑपोजिट है, ठीक है। फार्मर को लग रहा है भैया सस्ता हो जाएगा, ब्रोकर को लग रहा है भैया महंगा हो जाएगा। तो क्यों ना मैं सस्ते में आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, कल को महंगा होगा तो किसान मुझे 500 में बेचेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में किसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 500 रुपए का। किसान को लग रहा है 500 से कम हो जाएगा, तो चलो ब्रोकर मुझे 500 में दे देगा। ब्रोकर को लग रहा है 500 से ऊपर का हो जाएगा, तो चलो सस्ते में मिल जाएगा। दोनों ने अपने अपने अजम्पशन लगाए और इनके बीच में क्या हो गया बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया बच्चा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव का एक टाइप है डेरिवेटिव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक बात क्लियर है। अब मार्केट में 2 सिचुएशन। पहली सिचुएशन बच्चा, पहली अगर मैं सिचुएशन लूं तो पहली सिचुएशन के हिसाब से मार्केट में हो गया 100 रुपए। गेहूं का रेट कितना हो गया बच्चा, 100 रुपए। तो मुझे बताओ कौन खुश होगा, किसान भाई खुश होगा। वो कहेगा भैया अच्छा किया, मैंने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया रखा था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ब्रोकर के पास जाएगा, बोलेगा ला 500 रुपए ला, कितने का फायदा बच्चा, 400 रुपए का फायदा। दूसरी सिचुएशन, मार्केट में 1000 रुपए का हो गया, मार्केट में कितना हो गया, 1000 रुपए का। भैया किसका फायदा, ब्रोकर का, किसका नुकसान, फार्मर का। वो कहेगा भैया फार्मर के पास तुरंत दौड़ लगा के जाएगा, 500 रुपए में दे, तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। फार्मर ने जैसे देखा 1000 रुपए का हो गया मेरा गेहूं, तो इस ब्रोकर को नहीं बेच रहा है और बाहर जाकर खुद ही उसने सेल कर दिया। तो ये फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो अनसक्सेसफुल थे, क्योंकि ये इनफॉर्मल तरीके से होता था। किसान को लगा बाहर फायदा है तो अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। ब्रोकर को लगा अच्छा 100 रुपए का हो गया है, तो उसने भी क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो दोनों के दोनों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर तो लेते थे, लेकिन क्योंकि इसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था, इनफॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते थे, तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या ये बात समझ में आ गई बच्चा। चलिए अगर मैं ये बोलूं फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है वो जस्ट लाइक अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बस ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से हो रहे, फॉर्मल तरीके से।
यहाँ बीच में इसको फॉर्मलाइज करने के लिए, सिस्टमैटिक करने के लिए आ गई बीच में हमारी सेबी बोर्ड। सेबी ने बोला ये सारी चीजें मैं क्या करवाऊंगा बच्चा, सिस्टमैटिक। ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा, सिस्टमैटिक। कॉन्ट्रैक्ट मैं करवा रहा हूं फार्मर और ब्रोकर के बीच में, मैं करवा रहा हूं, तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई पीछे बैक स्टेप कर दे। अगर फार्मर ने 500 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है तो मार्केट में सिचुएशन जैसी भी हो देना तो पड़ेगा। ब्रोकर ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, मार्केट में जो भी सिचुएशन हो पैसे तो देने पड़ेंगे। तो सेबी ने इस इनफॉर्मल सिस्टम को बस क्या कर दिया बच्चा, फॉर्मल। दैट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं है, एकदम सेम है, बस डिफरेंस क्या है बच्चा, वो इनफॉर्मल तरीका था। फॉरवर्ड में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाता था आसानी से, फ्यूचर में ऐसा नहीं है। अब बताओ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया, फॉरवर्ड समझ में आया, इसीलिए फॉरवर्ड अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन नॉलेज ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। दूसरा ऑप्शन होता है बच्चा, सॉरी दूसरा टाइप होता है ऑप्शन, जिसे बाय और सेल बोला जाता है। लेकिन अभी थोड़े देर के लिए मैं इसे पॉज करूंगी। अभी जो एक समझा है इसकी थ्योरी बुक से पढ़ लेते हैं, इसके प्रैक्टिकल समझ लेते हैं, फिर हम ऑप्शन में भी आएंगे। तो क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया। चलिए, अब डेरिवेटिव का सबसे पहले मीनिंग है, ये बॉक्स पढ़ लिया अपन ने, सेम मीनिंग है। यहां तक पढ़ लिया कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। द मोस्ट पॉपुलर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, सबसे पॉपुलर जो है, जो हम आपके सिलेबस में पढ़ेंगे, दैट वाज फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसमें सभी फ्यूचर का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। चलिए, द टर्म डेरिवेटिव हैज बीन डिफाइंड, इन्होंने बोला कि भैया डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है कहाँ दे रखी है, सेकरा में, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी। मैंने कहा था वहां समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आगे चल के डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अब आज वो उसकी डिटेलिंग है। अभी काफी कुछ समझ में आया। चलिए, इन्होंने कहा डेरिवेटिव जो डेफिनेशन, इसके अंदर क्या क्या आता है। इन्होंने बोला सिक्योरिटी ड्राइव, इन्होंने कहा भैया सब आ जाएंगे ना, सारे टाइप के इंस्ट्रूमेंट, तो डेट इंस्ट्रूमेंट भी आ जाएंगे, सिक्योरिटी, स्टॉक, शेयर सब आ जाते हैं ना बच्चा। तो उन्होंने बोला शेयर्स भी आ जाएंगे और लोन भी आ जाएंगे। इन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट विच ड्राइव्स वैल्यू फ्रॉम दी प्राइस या फिर इंडेक्स प्राइस, सेम बात है, बस खींच के लिखा है। इन्होंने बोला कॉमोडिटी डेरिवेटिव भी आते हैं, ये सब एग्जाम्पल ही है बच्चा, ये वाले, ठीक है, या सच अदर इंस्ट्रूमेंट जो भी सीजी डिक्लेयर कर दे। अब यहां तक तो डेफिनेशन थी। अब इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया। क्या कॉन्सेप्ट समझाया बच्चा, करेंसी डेरिवेटिव्स। क्लियर है बच्चा। चलिए, अब करेंसी डेरिवेटिव अब हम समझेंगे। अब यहां पर नोटिस करो, डेरिवेटिव मेन कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आ गया, ध्यान दो। थ्योरी बहुत आसान है अब, क्योंकि आपने मेन कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब करेंसी डेरिवेटिव, थोड़ा सा बच्चा दिमाग लगाओ, करेंसी की बात हो रही है, मतलब वो एक्सचेंज रेट की बात हो रही है। मुझे बताओ, फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो उस पर भी तो हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एक तरफ सोचो भैया, हमारा एक्सपोर्टर है, हमारा कौन है बच्चा, एक्सपोर्टर है, और भैया इंपोर्टर भी होता है। अब मैं चलो एक्सपोर्टर का पहले एग्जांपल लेती हूँ। इसका एग्जांपल है, ये हमारा बिजनेसमैन है, इंडिया के बाहर क्या करता है बच्चा, बिजनेस करता है, एक्सपोर्ट करता है। अब भैया उसको पैसे मिल रहे, ठीक, लेकिन भाई आप भी जानते हो एक्सचेंज रेट डेली का बदलता रहता है। अब एक प्रोडक्ट तो उसने कुछ बेचा नहीं होगा भाई, थोड़ा सा ज्यादा, क्या उससे उसको इफेक्ट होता है, ऑब्वियसली इफेक्ट होगा। उसने जिस दिन सेल किया उस दिन मान लो 80 रुपीज था, जिस दिन सेल किया उस दिन क्या था बच्चा, 80 रुपीज था। अब पेमेंट करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, सामने वाले ने जब पेमेंट करी तो क्या पता 79 हो गया, 78 हो गया, या फिर क्या पता बच्चा 81 हो गया, या फिर 82 हो गया। फ्लक्चुएशन है, कुछ भी हो सकते हैं, अपवर्ड भी हो सकते हैं बच्चा और डाउनवर्ड भी हो सकते हैं। तो मार्केट में एक्सपोर्टर को इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो वो क्या कर लेगा भैया, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा पहले से ही फ्यूचर डेट के लिए, कि भाई हम या तो जिस दिन सेल किया है उस दिन की डेट लेंगे, या तो हम पेमेंट वाली की लेंगे। तो वो आपस में क्या करेंगे बच्चा, डिसाइड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो करेंसी डेरिवेटिव तरीके से समझ में आया कि किसमें इसका जो एसेट है, अंडरलाइंग एसेट है, वो अंडरलाइंग एसेट क्या है बच्चा, फॉरेन करेंसी, वो एक्सचेंज रेट। तो करेंसी डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, क्या लिखा है, बायर और सेलर। अब यहाँ पे सेलर कौन होगा, एक्सपोर्टर होगा, ठीक है। चलो, एक्सचेंज ऑफ दी टू करेंसी, डॉलर एक तरफ है, दूसरी तरफ हमारा इंडियन रुपी है, एट अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर की डेट हम एक डिसाइड करेंगे भैया, कौन से वाले दिन की हम डेट ले रहे हैं, एट अ स्टिपुलेटेड, उस टाइम पे जो भी स्पेसिफाइड रेट होगा, ठीक है। करेंसी डेरिवेटिव सिमिलर टू स्टॉक फ्यूचर, इन्होंने कहा करेंसी
डेरिवेटिव, क्या पढ़ रहे हैं? करेंसी डेरिवेटिव। बच्चा डेरिवेटिव के दो टाइप है ना, कितने टाइप है? दो। पहला टाइप क्या है? ऑप्शन, और दूसरा क्या है? फ्यूचर। दो है। अब हम पढ़ रहे हैं करेंसी डेरिवेटिव, इसके भी दो टाइप होंगे, इसका भी एक फ्यूचर होगा, इसका भी एक ऑप्शन होगा। तो स्टॉक फ्यूचर बोल दिया और ऑप्शन ट्रेडिंग बोल दिया। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो करेंसी डेरिवेटिव ऑप्शन, करेंसी डेरिवेटिव फ्यूचर। वो पहले उन्होंने मेन कॉन्सेप्ट बताया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ये और डिटेल में बता रहे हैं कि भाई सबसे पहले करेंसी ऑप्शन या फिर करेंसी फ्यूचर जो है इज डन कहाँ होगा? ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होगा। जब आप बिजनेस करोगे तभी होगा ना, अदरवाइज क्या नीड इसकी। ठीक है, तो मेजर पार्टिसिपेंट जनरली करेंसी ट्रेडिंग इन इंडिया, सबसे ज्यादा ये डील करने वाले, इंटरनेशनल लेवल में डील करने वाले लोग कौन है? बच्चा हमारे बैंक्स है। कॉर्पोरेशन बोल दिया मतलब बड़ी बड़ी कंपनी। ये कंपनीज तो होती है जो एक्सपोर्ट का काम करती है। ठीक है, एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर, कुछ नहीं पार्टिसिपेंट बताए। तो इन शॉर्ट मुझे पहले बताओ, करेंसी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर उन्होंने क्या बताया? टाइप्स। फिर उन्होंने क्या बताया? कौन सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। फिर उन्होंने जनरल जनरल बातें बताई है। पहला बेसिक मीनिंग समझ में आ गया। इन्होंने कहा भैया इसके फायदे क्या हैं? फायदे क्या है? आ जाइए। सबसे पहला फायदा क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट का क्या हो रहा है? डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन? एक से ज्यादा जगह पे आप डाइवर्सिफाई हो रहे हो। इजी इन्वेस्टमेंट इन करेंसी, आपका एक्सपोर्टर का इजी हो गया, नहीं तो झगड़ा ही करते रह जाओ। किस चीज का झगड़ा? कौन से रेट में? एक्सपोर्टर हमेशा क्या चाहेगा? जो बढ़ गया है। सामने वाला क्या चाहेगा? जो कम हो गया है। तो इससे बच्चे चीजें थोड़ी सी रिजॉल्व हो जाएंगी। चलो, क्या लिखा है? हेजिंग अपॉर्चुनिटी। व्हाट डू यू मीन बाय हेजिंग? रिस्क को कवर करना। हेज करना मतलब रिस्क को कवर करना। इंपोर्टर एक्सपोर्टर एक तरीके से क्या कर रहा है? रिस्क को पहले से ही कवर कर रहा है, प्लानिंग करके चल रहा है, उसको मालूम है कि मार्केट में ये सब होने वाला है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि करेंसी में क्या हो रहा है? प्राइस में वोलेटिलिटी, मतलब क्या होता है? चेंजेस, है ना? वेरी गुड। एक्सचेंज ट्रेडेड हैंड्स, क्या लिखा है बच्चा? सिस्टमैटिकली रेगुलेशन होगा। क्या लिखा है? ट्रांसपेरेंट रेट रहेगा। पहले से एक्सपोर्टर इंपोर्टर को डिसाइड है भैया कि भैया किस रेट में हम लोग का खरीद या फिर बेच होने वाला है, ताकि झगड़े ना हो। तो ये सब करेंसी डेरिवेटिव के फायदे। हाँ चल, डाइवर्सिफिकेशन वर्ड का मतलब अपन जानते हैं, है ना? यहाँ पे कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट का एक तरीके से क्या हो जाएगा बच्चा? डाइवर्सिफिकेशन होगा। जैसे अभी हेजिंग हो गई, हेजिंग बोले तो क्या था? रिस्क को कवर करना। हमें पहले से ही मालूम है, एक्सपोर्टर को पहले से मालूम है कि भैया क्या रेट, किस दिन का रेट डिसाइड होगा, तो इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से होंगे, बिजनेस प्लान हमारे उस हिसाब से होंगे। हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में भी लगा इंडियन के, लेकिन हमारा पैसा कहाँ लगा है बच्चा? बाहर के भी। तो इन्होंने कहा कि भैया इन्वेस्टमेंट का एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है जो क्या है? एज पर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है। झगड़ा नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है, बस। ठीक है, अब खत्म हमारा करेंसी डेरिवेटिव। एक और टाइप बताए, क्या लिखा है? कमोडिटी में कुछ भी हो सकता है, गुड्स। चलो, कमोडिटी से मतलब इनका क्या है? फिजिकल गुड्स है। क्या है बच्चा? फिजिकल गुड्स। इन्होंने कहा भाई इसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी आ सकते हैं। चलिए, फिजिकल ट्रांसफर किए जा रहे गुड्स बिटवीन बायर एंड सेलर। जैसे मैंने अभी फार्मर का एग्जाम्पल देकर आपको क्या बताया था? वो कमोडिटी तो था। मेरा जो एसेट था, एसेट मेरा क्या था बच्चा? वीट था, गेहूं था। तो वो कमोडिटी डेरिवेटिव हो गया मेरा एक तरीके से। अभी हमने एग्जांपल करेंसी का भी देखा। स्टॉक का होगा तो बच्चा नॉर्मल स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए। कमोडिटी डेरिवेटिव आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सेम है, लेकिन यहाँ पर चीजें क्या होगी? कमोडिटी होगी। हमारा अंडरलाइंग एसेट क्या होगा? कमोडिटी। करेंसी डेरिवेटिव में हमारा अंडरलाइंग एसेट क्या था बच्चा? करेंसी, एक्सचेंज रेट था। समझ में आया? एग्जाम्पल देके बताया है इंटरनेशनल मार्केट में किन किन एसेट्स में, किस कमोडिटी में हम डील करते हैं। ऑयल हो गया, गैस हो गया, मेटल रिसोर्सेस हो गए, नेचुरल रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, और क्या लिखा है बच्चा? मिनरल्स। अदर एसेट्स भी है, क्या लिखा है बच्चा? एमिशंस ट्रेडिंग क्रेडिट। एक्चुअली में ये टेक्निकल नाम है, मैंने प्रॉपर लिख दिया कार्बन क्रेडिट। क्या होता है? सुना है? बता बता, वेरी गुड, जनरल नॉलेज है ये। वो जो भी एसेट रहते हैं। रुक जाओ, मैं बता रही हूँ अब बच्चा।
एमिशंस मतलब क्या होता है, कार्बन क्रेडिट। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने जानबूझकर समझाने के लिए बता दिया, जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। कार्बन क्रेडिट क्या होता है समझना। इट इज अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट ली जाती है, एक परमिशन ली जाती है, किस चीज के लिए बच्चा, परमिशन गिव्स दी होल्डर द राइट टू एमिट, एमिट मतलब निकालना, ओवर दी सर्टेन पीरियड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अदर ग्रीन हाउस गैसेस। होता क्या होता है बच्चों, बहुत सारी अंडरग्राउंड बहुत सारी चीजें होती है, रिसोर्सेज होते हैं, जिसे निकालने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट लगता है। दैट वाज एमिशन ट्रेडिंग क्रेडिट। तो लाइसेंस लेके कुछ एक टाइम तक आपके निकाल लोगे, ये भी एक तरीके का क्या है, एसेट है, इसकी भी वैल्यू मार्केट में ऊपर नीचे होती रहती है। हमने वो रिसोर्स तो निकाल दिया, अब मार्केट में उसका रेट कम हो गया या फिर क्या हो गया बच्चा, ज्यादा हो गया, तो ये कमोडिटी की बात करें ना, तो कमोडिटी के एग्जांपल्स बताए हैं बस। इन्होंने कहा कमोडिटी क्या क्या होती है, जो चीजें आप देखते हो वो तो है ही, उसके अलावा आपका नॉलेज और बढ़ा रहे, वो कह रहे भैया ऑयल को लेकर भी डीलिंग होती है, गैस, मेटल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मिनरल, नेचुरल रिसोर्सेज को भी लेके होती है, और ऐसे उन्होंने कहा और भी एसेट्स होते हैं, एमिशन ट्रेडिंग क्रेडिट। और क्या लिखा है, फ्रेट चार्जेस क्या होते हैं बताओ, भाड़ा ट्रांसपोर्ट का, बच्चा आए दिन बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, तो पहले ही हमने इसको लेकर ये भी मार्केट में लेकर डिसाइड हो जाएगा पहले से कि भैया कितना ट्रांसपोर्ट लगेगा। अब इंडिया में हो तो इतनी टेंशन नहीं है, इंटरनेशनल लेवल में एक बार सोचो, इंटरनेशनल लेवल में करेंसी एक्सचेंज रेट आ जाएगा, अब शिपिंग भी तो लगती है, शिपिंग के चार्जेस, तो ये सारी चीजें कवर की जाती है। इवन हमारी कमोडिटी में क्या क्या आ जाता है, वेदर भी। बच्चा हमारा मॉनसून कैसा रहेगा, इन सब में भी तक बोलियां लगती है, क्योंकि ये भी बहुत अप्स डाउन होते हैं, तो क्या ये कमोडिटी में आते हैं, हाँ बच्चा। अब आप सोचोगे वेदर कैसे, बच्चा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पूरा रिलेटेड है वेदर से, आप खुद सोचो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अब किसान को क्यों टेंशन थी, भैया बारिश का कोई ठिकाना है क्या, यहां तक बोलियां लगती है इस साल कितनी बारिश होगी, ठीक है, हाँ, इन सब तक में ये भी कमोडिटी है, बारिश को भी लेकर डीलिंग होती है, मौसम, वेदर, सारी चीजें, तो ये सब कमोडिटी में आ जाता है। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको ये सारा कंटेंट दे दिया, क्लियर है। चलिए, कमोडिटी डेरिवेटिव समझ में आया, इसको लेके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी अंडरलाइंग एसेट क्या है, वेदर। चलिए अब आगे बढ़ते, रॉ मटेरियल जो भी कॉस्ट होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है, इफेक्ट करता है किसको बच्चा, बिजनेसमैन को, बिजनेस में इफेक्ट होगा ना, मौसम से बिजनेस में इफेक्ट नहीं होगा, पूरे किसान भाई लोग, हमारे देश की मेजोरिटी पॉपुलेशन क्या काम कर रही है, एग्रीकल्चर, तो भैया बहुत बड़ा रोल है, कॉस्ट में इफेक्ट आता है। सिग्निफिकेंट गिवन द कमोडिटी प्राइस, जिस कारण से हमारी प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, ड्राइव बाय द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक भी और बच्चा ग्लोबल मार्केट में भी। तो बच्चा एबिलिटी टू मैनेज और बच्चा मिटिगेट करना, मिटिगेट करना मतलब कम करना, रिस्क को रिड्यूस करना, यूजिंग दिस सुटेबल, आपको क्या करना पड़ेगा, हेजिंग करनी पड़ेगी, बोले तो रिस्क को कवर करना पड़ेगा इन द कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो पॉजिटिवली, ताकि बिजनेसमैन की परफॉर्मेंस हो सके, तभी ये सारी चीजें डेरिवेटिव वाले कॉन्ट्रैक्ट्स आए। एग्जाम्पल याद करो, किसान भाई हेजिंग तो कर रहा था, अपने रिस्क को कवर ही तो कर रहा था, फॉरवर्ड बताया था लेकिन वो इनफॉर्मल था, इसको सिस्टमैटिक करने के लिए कौन आ गया बच्चा, फ्यूचर, सेबी आ गया, है ना, आया सेबी है, फिर उसने उसका एक नया नाम दिया कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नाम से, फ्यूचर में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि भैया आज कॉन्ट्रैक्ट है ताकि फ्यूचर में उसका फायदा हो सके, क्लियर है। चले, अब इन्होंने कहा कि भैया हमने इधर उधर की बातें समझा दी, डेरिवेटिव समझ में आ गया, करेंसी डेरिवेटिव समझ में आ गया, कमोडिटी डेरिवेटिव, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट बन जाएगा। चलिए अब आ जाओ बच्चा फ्यूचर, फ्यूचर तो अच्छे से समझ ही चुके हो, फॉर्मल तरीके से सेबी जो करवा रही है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बाय और सेल का, प्री डिटरमाइन क्वांटिटी ऑफ द एसेट, एसेट की क्वांटिटी पहले से ही डिसाइड हो जाएगी बच्चा, प्री डिटरमाइन फ्यूचर डेट, डेट पहले से ही डिसाइड हो जाएगा, प्री डिटरमाइन प्राइस, तो बच्चा क्या क्या डिसाइड हो रहा है, एसेट की क्वांटिटी, उसकी प्राइस और उसकी डेट कब डिसाइड हो रहा है, पहले ही, प्री डिटरमाइन, पहले से ही, समझ में आया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या है, फ्यूचर के लेकर कॉन्ट्रैक्ट जो आज डिसाइड हो रहे, ठीक है, दो पार्टीज के बीच में, फ्यूचर में कितना एसेट देना है, उसकी क्या प्राइस होगी और उसकी क्या डेट होगी, समझ में आया। अब इन्होंने कहा है द आइडिया बिहाइंड दिस
फाइनेंशियल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर द फ्यूचर चार्ज इन दी सिक्योरिटी प्राइस। कल को कोई झगड़ा ना हो इसको लेकर, इसलिए पहले से ही हमने सेफ साइड प्राइस डिसाइड कर ली। अब कुछ टेक्निकल वर्ड्स आएंगे जो आप प्रैक्टिकली यूज करेंगे। एक्चुअल में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें दो पोजीशन लेनी पड़ती है। व्हाट डू मीन बाय पोजीशन? पोजीशन मतलब कोई जगह जाकर बैठना नहीं है, दो चॉइसेस है, दो डिसीजन बोलूंगी। जनरल भाषा में बोलूं तो दो डिसीजन होते हैं, टेक्निकली बोलूं तो दो पोजीशन होती है। पहली पोजीशन को क्या बोला है? लॉन्ग पोजीशन। जनरल भाषा में लॉन्ग पोजीशन को क्या बोलते हैं? परचेज करने वाला डिसीजन। समझ में आया? वापस पढ़ क्या रहे? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दो पोजीशन होती है, ये टेक्निकली बोला। नॉर्मल भाषा में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दो डिसीजन लेने हैं। पहला डिसीजन खरीदने का डिसीजन, जिसे हमने क्या बोला? टेक्निकली लॉन्ग पोजीशन। और बेचने वाले को क्या बोलते हैं? शॉर्ट पोजीशन। ये एस है, ये एस है, याद रखना। शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल करना, लॉन्ग पोजीशन मतलब परचेज करना। अब इसमें आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई नहीं बताएगा परचेज किया या फिर सेल किया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लिखा होगा कि लॉन्ग पोजीशन ली या फिर शॉर्ट पोजीशन, तो पता होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिकल में याद नहीं रहेगा, दीदी भूल गए तो फिर गए काम से, ऐसे से याद रखना। शॉर्ट पोजीशन बोले तो सेल करना है ना? लॉन्ग पोजीशन बोले तो परचेज करना। क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है इसलिए टेक्निकल वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, या तो खरीदने वाला डिसीजन लोगे या तो बेचने वाला डिसीजन। चलिए अब थोड़ा सा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को और डिटेल में समझाओ। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बच्चा बाय और सेल का है। अंडरलाइन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या लिखा है? स्पेसिफाइड क्या कहते हैं? फ्यूचर डेट। अब अग्रीड प्राइस, मेरा एक एग्जाम्पल था फार्मर और ब्रोकर वाला, दोनों ने किस प्राइस में अग्री किया? 500 था, वो 500 रुपए मेरा क्या था? अग्री प्राइस। जनरल भाषा में अग्री प्राइस बोला है मैंने, क्वेश्चन में लिखा होगा स्ट्राइक प्राइस। मैं आपको टेक्निकल वर्ड्स बताती जा रही हूँ, प्रैक्टिकल में यूज होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये टेक्निकल वर्ड्स है। लॉन्ग पोजीशन खरीदना, शॉर्ट पोजीशन बेचना, स्ट्राइक प्राइस मतलब दोनों के बीच में जो प्राइस फाइनल हुई है, फ्यूचर प्राइस, उस फ्यूचर प्राइस को क्या बोल दिया है? स्ट्राइक प्राइस। या फिर दोनों के बीच में जो अग्री हुआ है वो वाली प्राइस। टेक्निकल वर्ड क्या है? स्ट्राइक प्राइस। क्वेश्चन में नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिखा होगा। अगर ये वर्ड्स की मीनिंग पता है तो क्वेश्चन को बेटर समझ पाओगे। क्लियर है? चलिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ फीचर्स है, घिसी पिटी बातें। अग्रीमेंट है, अंडरलाइंग एसेट होगा, प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट होगा, प्री डिटरमाइंड प्राइस हो, जनरल बातें हैं। चलिए, दो पोजीशन समझ में आ गई, तीन टेक्निकल चीजें सीखी, लॉन्ग, शॉर्ट, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है? चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू और बेटर समझेंगे। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या लिखा है बच्चा? खरीदा गया है एक लॉट। लॉट मतलब क्या होता है? बंच ऑफ शेयर्स। इन्होंने कहा एक लॉट में कितने शेयर्स है? 200। 200 शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 200। ठीक है? इन्फोसिस कंपनी का है बच्चा। फ्यूचर रुपीस कितना लिखा है बच्चा? 700। अजम्पशन बेस्ड, फ्यूचर में ये सोचा जा रहा है कि ये 200 जो शेयर्स है बच्चा, इन्होंने क्या बोल दिया कि भैया प्राइस कितनी हो जाएगी? 700। अभी हमें कुछ समझ में अभी तक नहीं आया। ठीक है? बस ये समझ में एक लॉट में कितने शेयर्स है? 200 शेयर्स है और 700 की बात की गई है कि ऐसा गेस किया गया है कि फ्यूचर में इसके प्राइस कितने हो जाएंगे? 700। ठीक है? इट मीन्स दैट पर्सन हैज अग्री टू बाय। बच्चा ये सिंपल क्वेश्चन है जिसमें टेक्निकल वर्ड यूज नहीं किए गए हैं। ठीक है? ताकि ये समझ में आ जाए, फिर टेक्निकल वर्ड इंसर्ट करके देखेंगे बनता है कि नहीं बनता। बच्चा इट मीन्स दैट पर्सन ने डिसाइड किया कि वो 200 शेयर्स क्या करेगा बच्चा? खरीद लेगा। बच्चा 25 अप्रैल 2018 में क्या है? वो एक्सपायरेशन डेट है, मतलब वो डेट फ्यूचर डेट थी एक डिसाइड, वो फ्यूचर डेट क्या है? 25। ठीक है? और ये प्राइस क्या है बच्चा? 700। क्या ये बात समझ में आ रही है? अंडरलाइंग एसेट क्या है? इन्फोसिस कंपनी के शेयर्स। अंडरलाइंग एसेट क्या है? शेयर्स हो गए। क्वांटिटी क्या है बच्चा? एक लॉट में 200 शेयर्स है तो मतलब 200 शेयर्स है। फ्यूचर की वो जो डेट डिसाइड हुई है वो कौन सी बच्चा? 25 अप्रैल। ठीक है? प्री डिटरमाइंड प्राइस मतलब वो स्ट्राइक प्राइस क्या है बच्चा? 700। पहले हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन समझी। पहले बताओ क्या इंफॉर्मेशन समझ में आई? हम ये देखते हैं कि क्वांटिटी, हमने ये पढ़ा था ना बच्चा, एसेट की क्वांटिटी डिसाइड होगी
और डेट और प्राइस, समझ में आया। फ्यूचर की क्वांटिटी कितनी है 200। बच्चा डेट क्या है 25 अप्रैल 2018, प्राइस क्या है, ये तीन चीजें मिल गई हैं। चलो अब बच्चा यहाँ मार्केट में तो कुछ भी डिसाइड हो सकता है ना। 700 अग्रीड प्राइस है ना, स्ट्राइक प्राइस है। दो सिचुएशन होगी, या तो मार्केट में 700 से ज्यादा होगा या तो 700 से कम होगा। मार्केट में हो गया कितना, एक बंदे ने कहा कि मैं खरीद रहा हूं, मैं क्या खरीद रहा हूं बच्चा, बाय कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, खरीद रहा हूं। कितने में खरीद रहा है 700 में। मार्केट में कितना हो गया 800, खरीदना पसंद करेगा, खरीद रहा है, 700 सस्ते में मिल रहा है, खरीद रहा है। मैं 700 रुपए में खरीद रही हूँ, मार्केट में वो चीज 800 की होगी, खरीदूंगी कि नहीं। बायर के सेंस में देखो ना, खरीदेगा। अब समझ में आ गया। मैं मानसी से खरीद रही हूँ, मानसी ने बोला 700 रुपए में, मार्केट में 800 हो गया, मानसी खरीदूंगी तुमसे, हाँ। मार्केट से जाके तो 800 हो जाएगा ना, अभी ठीक है। चलो भूल गए तो तुम लोग की बाय करो, ये लिखा है ना, ये पर्सन अग्री कि वो बाय कर लेगा, खरीद लेगा। कितने में बच्चा 700 के हिसाब से। फ्यूचर में देखा भैया मार्केट में तो कितने का हो गया 800 का, फायदा हुआ है। चलो कितने का फायदा हुआ है, चलो पहली सिचुएशन में तो फायदा हुआ। सिचुएशन चेंज, मार्केट में कितना हो गया है, कितने का लॉस हुआ, पीछे थोड़ी ना हटूंगी, सेबी आया है ना, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करवा कर तो जाएगा। कसमें वादे खाए थे, वो एग्रीकल्चर में जो किसान और वो ब्रोकर था, वो तो दौड़ लगा दे रहा था कि भाई लॉस हो रहा मैं नहीं बेचूंगा। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे ना बच्चा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बोला भैया सेबी सारी डिटेलिंग रख लेगा, घर का पता सब रख लेगा, डिपॉजिट आपसे सब ले लेगा, तो सेबी सारे काम तो करवा कर रहेगा। मार्केट में अगर 800 हो गया तो क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, दोनों में से कोई एक सिचुएशन दी जाएगी। अभी मैं आपको दोनों सिचुएशन पढ़ा रही हूँ। पहली सिचुएशन दे दिए बच्चा 800, तो आप साफ साफ बोलोगे कि भैया फायदा है, पर शेयर का कितना फायदा है 100 रुपए, तो 200 का कितना होगा बच्चा, मल्टीप्लाई बाय 200, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन प्राइस कम हो जाती है 650, 100 रुपए का फायदा हुआ और 200 शेयर्स थे, ठीक है ना, सही है सही है। वापस आओ, लॉस की बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लॉस। मार्केट में हो गया सस्ता 650, अब मैंने मानसी से तो कसमें वादे कर लिए, तो भैया मुझे अब 700 में तो खरीदना पड़ेगा, लेकिन मार्केट में वही चीज सस्ती मिल रही है, कितनी सस्ती मिल रही है 650, 50 रुपए सस्ती मिल रही, तो मेरा लॉस कितने का है, एक शेयर में 50, तो 200 में कितना बताओ बच्चा। तो यहां लिखना प्रॉफिट है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, लिखना प्रॉफिट 20,000 का, या फिर क्या लिखोगे बच्चा, बच्चों बताओ समझ में आया। हमने अभी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यहां तक समझ में आया। अब बस मैं आपको ये कह रही हूं, बाई की जगह अगर लिखा है लॉन्ग पोजीशन ली है तो याद रखना, ठीक है। क्या याद रहेगा, 700 को लिखा होगा स्ट्राइक प्राइस, बच्चा डेट को एक्सपायरी डेट या फिर सेटलमेंट डेट, कुछ डाउट है, तो लॉस कितने का है बच्चा 10,000 का। ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, बस मैं कह रही हूँ कि यहाँ सिंपल लैंग्वेज थी, अगर यही सारी चीजें टेक्निकली लिखा है बस आपको पता रहना चाहिए, क्लियर है। चलिए अब मुझे ये बताओ, ये समझ में आ गया, फ्यूचर समझ में आया। फ्यूचर के बाद आपकी बुक में क्या दे रखा है, करेंसी फ्यूचर। हमने पढ़ा था बच्चा, सबसे पहले कॉमोडेटिव डेरिवेटिव पढ़ा, कॉमोडेटिव डेरिवेटिव के अंदर उसका भी फ्यूचर था, उसका भी ऑप्शन था ना। तो अब करेंसी फ्यूचर की बात हो रही है। करेंसी फ्यूचर इज ऑल्सो नोन एज, क्या लिखा है, एफएक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या, करेंसी यार, फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या होता है बच्चा, फॉरेन करेंसी होती है। तो फॉरेन करेंसी फ्यूचर, फ्यूचर
कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। एक्सचेंज वन करेंसी फॉर दी अनदर एट अ स्पेसिफाइड डेट इन दी फ्यूचर प्राइस। यहां तक चीजें क्लियर है बच्चा? INR लिखा है मतलब किसकी बात हो रही है? इंडियन रुपी। ठीक है, इंडियन रुपी पर यूनिट को हम क्या करोगे? दूसरी करेंसी से। अब वो करेंसी क्या क्या हो सकती है? डॉलर। बिजनेस क्या हमेशा डॉलर में करे? जनरली डॉलर में करे, लेकिन और भी तो कंट्रीज हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि करेंसी डेरिवेटिव अवेलेबल है 4 पेयर्स में। मतलब दूसरी और कौन कौन सी करेंसी है? डॉलर तो है ही, डॉलर के अलावा क्या बोल दिया? यूरो भी है, और क्या लिख दिया? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी है बच्चा, और क्या बोल दिया? जापानीज के साथ भी करे तो येन भी। तो इन्होंने बोल दिया ये 4 टाइप्स है, इनके साथ हम कंपेयर करते, मतलब बिजनेस कर रहे हैं बच्चा इनके साथ, तो इनसे भी डेरिवेटिव का कंपैरिजन हमारा होगा। अब कुछ नहीं, जनरल बातें। करेंसी फ्यूचर और जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंडियन रुपये हमारा इन्वॉल्व होता है ऑन एक्सचेंज, कुछ सुनी सुनी सी बातें। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, कुछ याद आया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन कवर नहीं होगा, और अगर चलिए तो बच्चा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, बच्चा क्योंकि एक्सचेंज रेट की बात आ रही है तो ऐसी रेट तो आएगा ही। ऐसी रेट बोलो तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिनका काम क्या है? इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करना। फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी तो करेंसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ये लोग भी करेंगे। सेबी ने बोल रखा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गाइडलाइन दे रखी है, सेबी ने गाइडलाइन दे रखी है, करेंसी डेरिवेटिव स्पेसिफाई कर रखा है और परमिशन दे रखी है कि भैया स्टॉक एक्सचेंज आप ये सारी चीजें इसमें डील करने अलाउ करिए। करेंसी फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व जो इंडियन रुपी होता है, द पोजीशन लिमिट, एलिजिबल मार्केट पार्टिसिपेंट। यहाँ लिस्ट किसकी दे रखी है वापस से बताती हूँ। यहाँ लिस्ट दे रखी है कौन कौन लोग एलिजिबल है, ये इसकी लिस्ट है। एलिजिबल मार्केट पार्टिसिपेंट, ये पार्टिसिपेंट्स है जो क्या करेंगे बच्चा? इंटरनेशनल मार्केट में क्या करेंगे बच्चा? डील करेंगे। और किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? करेंसी फ्यूचर वाले कॉन्ट्रैक्ट, इस टाइप का डेरिवेटिव वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग मेंबर्स, क्या क्लिक होता है दिमाग में? स्टॉक ब्रोकर होता है, सेकरा में पढ़ा था, जो बिजनेस गवर्निंग बॉडी, डिसीजन मेकिंग और ट्रेडिंग मेंबर। ये ट्रेडिंग मेंबर मतलब स्टॉक ब्रोकर ही है। सिंपल भाषा में स्टॉक ब्रोकर भी पढ़ा था अभी। सब ब्रोकर नहीं है, स्टॉक ब्रोकर है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, पहले मैं इसको समझाऊंगी फिर मैं उस पर वापस में आऊंगी। ठीक है, चलो क्योंकि लेट हो गए पूछने के लिए। ट्रेडिंग मेंबर समझ में आया? ट्रेडिंग मेंबर मतलब वो स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स। ठीक है, पोजीशन प्रोप्राइटरी बेसिस एज वेल एज क्लाइंट पोजीशन, जो भी है खुद से कर रहा है या फिर एज अ क्लाइंट के बेसिस में कर रहा है। इन्होंने बोला इनकी लिमिट है। हम पढ़ क्या रहे? पार्टिसिपेंट पढ़ रहे। कौन कौन इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? ट्रेडिंग मेंबर कर सकते हैं, इनकी एक लिमिट है। इन्होंने कहा इस लिमिट से ज्यादा नहीं करोगे। क्या लिमिट? ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट नॉट एक्सीडिंग कितना? 15%। किसका? टोटल ओपन इंटरेस्ट। ये टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या है? वापस से आओ बच्चा, ध्यान देंगे। अगर आप इसको पढ़ोगे, ट्रेडिंग मेंबर्स लिखा है, फिर क्या लिखा है? पोजीशन या फिर या तो प्रोप्राइटरी बेसिस से खुद जाकर अकेले डील कर रहे हो, या तो बच्चा किसके बिहाफ में? क्लाइंट, ब्रोकर है ना ये। या तो मैं एज अ ब्रोकर रिप्रेजेंट हो रही हूँ, या तो मैं अपना खुद का बिजनेस कर रही हूँ डायरेक्ट। ये हो गया डायरेक्ट, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट, एज अ ब्रोकर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, ग्रॉस ओपन पोजीशन अक्रॉस ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट्स, उसका खुद का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके पूरे जो भी ग्रॉस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एक्सीड नहीं करने चाहिए। कितना? यहां ग्रॉस ही लिखा है, टोटल मतलब क्या होता है? इन्होंने बोला ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या? कि जब आपकी ओपनिंग होगी, स्टार्टिंग जो होगी, उसका जो बिजनेस होगा, ठीक है, उसका 15%, या फिर क्या लिखा है? यूएस डॉलर क्या बोल दिया? 1 बिलियन इक्विलिब्रियम, विच एवर इज हायर। एक लिमिट दे रखी है, वापस एक लिमिट दे रखी है। लिमिट में 2 बातें लिखी है। $1 बिलियन तो समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा क्या बोल दिया है? ग्रॉस में से, ग्रॉस में से मतलब आपका जितना भी पूरा बिजनेस होगा, वापस ग्रॉस ओपन पोजीशन अक्रॉस ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, जितनी भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं इन
डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके, करेंसी को लेके जितना टोटल हो रहा है, आप एज अ ट्रेडिंग मेंबर 15% से ज्यादा नहीं करेंगे। किसका टोटल? हमारी पूरी इंडिया का एक पूरा निकाला जाएगा वापस, हमारी इंडिया का पहले पूरा का पूरा ग्रॉस निकाला जाएगा। ग्रॉस निकालने के बाद ट्रेडिंग मेंबर्स को बोला तुम्हारा उसका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर $1 बिलियन, विच एवर इज हायर। जो हायर अमाउंट होगा इतना हम आपको यहां, उतनी वैल्यू का हम आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऑल ओवर क्या लिखा है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स अक्रॉस, पूरी की पूरी। एक्चुअल में क्या होता है बच्चा, इंडिया का हमेशा कैलकुलेशन होता है कि वो पूरे अदर कंट्री से वर्ल्ड लेवल में कितना क्या बिजनेस कर रहा है। हर साल ये कैलकुलेशन होता रहता है। आप खुद ध्यान दो बच्चा, अभी बजट बनाए, बजट क्या किया जा रहा है? पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में देखा जाता है। आज की बजटिंग कैसे करोगे? पिछले साल के परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ग्रॉस पोजीशन पहले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की पिछले साल की परफॉर्मेंस के बेसिस में निकाला जाता है। अब आज आप बिजनेस करने जा रहे हो तो क्या बोल दिया है? उस ग्रॉस में से जो भी अमाउंट होगा उसका क्या निकाला जाएगा? 15%। इतना ट्रेडिंग मेंबर्स को अलाउड है, या फिर कितना अलाउड है? $1 बिलियन, विच एवर इज हायर। आप इतने का क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग करंट फ्यूचर में इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, इतनी लिमिट का। ये समझ में आया? अगर ये लिमिट समझ में आ गई तो दूसरा आराम से समझ में आ जाएगा। पहले बताओ हेडिंग क्या लिखा है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब मुझे बताओ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स समझते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सुना ही आपने, तो ये वही इंस्टीट्यूशनल्स हैं। पूरे इन्वेस्टर की लिस्ट पड़ी थी। तो ये अगर करना चाहते हैं इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट तो इन्हें भी करना अलाउड है, लेकिन सेम लिखा है, कुछ भी अलग नहीं है। इनको भी सेम लिमिट है, 15% ग्रॉस का निकाला जाएगा, या तो 1 बिलियन, विच एवर इज हायर। सेम लिमिट है, बस नाम बदल दिया है। ट्रेडिंग मेंबर की भी यही लिमिट है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी यही लिमिट है। लेकिन इसके आगे क्वालिफाइड नहीं लगा है, दैट मीन्स क्वालिफाइड नहीं है। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। बात समझ में आ रही है? क्वालिफाइड हटा दिए क्योंकि क्वालिफाइड की अपनी एक डेफिनेशन है, मतलब वो भी आ जाएंगे, उसके अलावा अदर्स भी आ जाएंगे, दूसरे भी आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? चलो तीसरी हेडिंग मुझे बताओ क्या लिखा है? अब आपने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पढ़े हैं, उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, लेकिन क्या फॉरेन इन्वेस्टर समझते हैं? एलिजिबल लिखा है, मतलब कि कुछ क्राइटेरियाज होंगे, उन क्राइटेरियाज को जिसने फुलफिल किया होगा उनको नाम क्या दे दिया है? एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर्स। हमें ये नहीं जाना है कि भैया एलिजिबिलिटी कैसे आएगी, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने कहा कि ये सब डिफाइंड है, ये सारी चीजें डिफाइंड है, डेफिनेशन हिसाब से जो इसके अंदर आ रहा होगा वो सब। लिमिट देखो सेम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबकी लिमिट सेम है, बस नाम अलग अलग है। पहले में कौन है? ट्रेडिंग मेंबर। दूसरे में क्या है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तीसरे में क्या लिखा है? एलिजिबल इन्वेस्टर्स। सबकी लिमिट है 15% ग्रॉस का। लेकिन ये ग्रॉस कब कैलकुलेट किया जाता है? जो भी हमारी सरकार ने कैलकुलेट करके रखा है उसका 15%, या फिर $1 बिलियन, विच एवर इज हायर। अदर जो भी अब बचे बुचे जिसको भी इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट करना है अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट थोड़ी सी कम है, इनकी लिमिट थोड़ी सी कम है। इस अदर में नॉर्मल सब इंडिविजुअल्स भी आ गए। कितना बोल दिया? बस 6% और 100 मिलियन। मिलियन और बिलियन कितना होता है? तो किया क्या चेंज उन्होंने? बस 15 को क्या कर दिया? विच एवर इज हायर। क्या बात समझ में आई? बस लिखने का तरीका बदल दिया, कुछ नहीं, वो बस लिखना उनको 1 बिलियन ही था। समझ में आया बच्चा? अब मुझे बताओ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गए हैं क्या? अब बच्चा थोड़ा सा आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिख रहा है बच्चा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन समझते हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ गया, उसके 3 टाइप में से फॉरवर्ड और फ्यूचर समझ में आ गया, दोनों सेम थे, बस एक इनफॉर्मल था और एक फॉरवर्ड। अब ऑप्शन को समझते हैं। ऑप्शन समझने से पहले, क्योंकि मुझे लग रहा है लाइट चली गई है, तो ऑप्शन अभी नहीं समझाती हूँ, नेक्स्ट क्लास में ऑप्शन समझाऊंगी, ठीक है?